नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड मुद्दों पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसमें जो हमारा पहला टॉपिक वो भारत एयर फाइबर के बारे में है। 2 अगस्त 2020 को केंद्रीय संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने महाराष्ट्र के अकोला और वाशिम जिले में भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये महाराष्ट्र के लिए है, बाकी भारत में ये भारत एयर फाइबर पहले से चल रहा है, कई जगहों पर इसका उद्घाटन किया जा चुका। तो महाराष्ट्र में अकोला और वाशिम जिले में भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया गया। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करना, ताकि जो डिजिटल इंडिया का एक लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो सके। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होगा, एक एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा जिससे उस एक्सचेंज के 5 किलोमीटर के दायरे में 100 MB पर सेकेंड की स्पीड प्राप्त हो पाएगी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। ठीक है, अब तक भारत एयर फाइबर को तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका, हरियाणा, महाराष्ट्र आदि राज्यों में लॉन्च किया जा चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3, ये कहाँ पर है? काकरापार आपको पता है, ये गुजरात में है। परमाणु ऊर्जा, इसकी जो तीसरी यूनिट है उसने क्रिटिकलिटी प्राप्त कर ली, क्रांतिकता की स्थिति प्राप्त कर लिया। इसका क्या मतलब है? क्रांतिकता का मतलब होता है नियंत्रित रूप में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नाभिकीय न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को जारी रखने की प्रक्रिया। इसका क्या मतलब हुआ? आपको पता है कि जब ये प्रक्रिया अपनाई जाती है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, अगर यही अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन को किस में यूज़ किया जाता है? परमाणु बम में। और जब इसी चेन रिएक्शन को कंट्रोल वे में यूज़ किया जाता है तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में ये मददगार होती है। कहने का मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को संपादित किया जाता है। ठीक है, तो इसने यहाँ अर्थात ये यूनिट चालू हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3। खास बात क्या है कि यह एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, PHWR। कई प्रकार के रिएक्टर होते हैं, अभी हम बात करेंगे। तो ये जो संयंत्र है वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। यह भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। क्लियर हो गया? अभी तक भारत का प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर आधारित सबसे बड़ा रिएक्टर कौन सा था? तारापुर, महाराष्ट्र में। लेकिन अब ये जो काकरापार का है ये भारत का सबसे बड़ा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बन गया है। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है? 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक। ठीक है, 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक। अब यहाँ पर आप थोड़ी सी देख सकते हैं जानकारी यहाँ पर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के बारे में। देखिए, इसमें क्या होता है, ये जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। इसमें अनएनरिच्ड नेचुरल यूरेनियम अर्थात असंवर्धित प्राकृतिक यूरेनियम का यूज़ किया जाता है फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में। और साथ ही इसमें कूलेंट और मॉडरेटर अर्थात शीतलक और मंदक के रूप में ड्यूटेरियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? भारी जल बोलते हैं, हैवी वाटर। यहाँ पर देखिए नाम क्या लिखा है, हैवी वाटर रिएक्टर है। तो इसमें जो कूलेंट और मॉडरेटर का यूज़ किया जाता है वो किसका यूज़ होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड या हैवी वाटर का यूज़ किया जाता है। खास बात क्या है कि इस हैवी वाटर को प्रेशर अर्थात दाब के अंतर्गत रखा जाता है, केप्ट अंडर प्रेशर। दिस हैवी वाटर कूलेंट इज केप्ट अंडर प्रेशर। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताइए, कूलेंट का यूज़ क्या होता है और मॉडरेटर का यूज़ क्या होता है? कूलेंट क्या करता है? न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने के काम आता है, और जबकि जो मॉडरेटर होता है वो न्यूट्रॉन्स की गति को कंट्रोल करने के लिए मॉडरेटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कूलेंट मतलब शीतलक और मॉडरेटर मतलब मंदक। ये फिजिक्स में आप जब न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर डिटेल में देखते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो हैवी वाटर कूलेंट है उसको अंडर प्रेशर अर्थात दबाव में रखा जाता है, अलाउंग इट टू बी हीटेड टू हाई टेम्परेचर्स विदाउट बॉइलिंग। और ये बिना उबले हुए, बिना इस पानी में उबाल आए, यह बहुत ही हाई टेम्परेचर को सह सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब लाइट वाटर रिएक्टर के बारे में। तो इसमें क्या होता है? द लाइट वाटर रिएक्टर इज टाइप ऑफ थर्मल न्यूट्रियन रिएक्टर, और इसमें नॉर्मल वाटर का ही यूज़ किया जाता है हैवी वाटर की बजाय। ठीक है, जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर है उसमें कूलेंट और मॉडरेटर के रूप में हैवी वाटर, जबकि यहाँ पर नॉर्मल वाटर का ही यूज़ किया जाता है लाइट वाटर रिएक्टर में। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो लो एनरिच्ड यूरेनियम अर्थात इसमें अल्प संवर्धित यूरेनियम का यूज़ ईंधन के रूप में किया जाता है। और इट यूजेस वाटर एज बोथ कूलेंट मेथड एज ए न्यूट्रॉन मॉडरेटर, और इसमें पानी का ही यूज़ किया जाता है कूलेंट के रूप में और मॉडरेटर के रूप में। ठीक है, आगे देखते हैं। एक चीज़ और देख लें आप, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये ऐसा रिएक्टर होता है जो जितना ईंधन का यूज़ करता है उससे कहीं ज़्यादा ईंधन वो प्रोड्यूस करता है, ब्रीडिंग का काम करता है। ठीक है,
कहने का मतलब अगर इसने यूरेनियम, मान लीजिए सपोज 1 किलो यूरेनियम इसने ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया, तो 1 किलो से ज़्यादा यूरेनियम ये खुद उत्पन्न कर देता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना के बारे में है। 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया। रीवा कहाँ पर है, ये एमपी के रीवा जिले की गूढ़ तहसील में, अर्थात रीवा जिला कहाँ पर है, एमपी में, और ये जो पूरी सौर परियोजना है ये रीवा जिले की गूढ़ तहसील में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। और कुछ भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर देखने की। हाँ, एक चीज़ देख सकते हैं कि इसकी क्षमता कितनी है, 750 मेगावाट है। ठीक है, 750 मेगावाट। और इस सोलर पार्क से जितनी बिजली पैदा होगी उसके 24% किसको दिया जाएगा बिजली, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को, DMRC को, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दी जाएगी, जबकि 76% MP राज्य बिजली वितरण कंपनियों को प्रदान की जाएगी। ठीक है, और आपको पता है कि ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं, क्योंकि भारत भी जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसका हस्ताक्षरकर्ता देश है। और इस सोलर पार्क के माध्यम से प्रतिवर्ष 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। ठीक है, अगर इसी बिजली को, इतनी बिजली उत्पन्न करने के लिए अगर हम कोयला जलाते तो उससे 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में उत्सर्जित होता। तो चूंकि उस कोयला जलाने की बजाय हमने सौर ऊर्जा का प्रयोग किया तो इससे 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है कार्बन क्रेडिट का। ठीक है, एनवायरमेंट इकोलॉजी में आप कार्बन क्रेडिट के बारे में पढ़ते हैं। और ख़ास बात क्या है कि इसमें इस परियोजना को विश्व बैंक की ओर से सपोर्ट भी मिला है। ठीक है, थोड़ा ऋण भी प्रदान किया गया है। और इस परियोजना को विश्व बैंक समूह का प्रेसिडेंट अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, इससे बिजली की कॉस्ट में भी कमी आएगी। पहले जहां पर 4.5 रुपये यूनिट की सौर ऊर्जा दरों की तुलना में इस परियोजना से 2.97 रुपये की दर से ही सस्ती बिजली मिल सकेगी। कहने का मतलब बिजली के कॉस्ट में कमी आएगी। आगे चलते हैं, ये आप देख सकते हैं बहुत काफ़ी बड़े एरिया में इस सोलर पार्क को इस्टेब्लिश किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश। कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन की वजह से जो हमारे 24 करोड़ बच्चे हैं जिनका जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई पूरी तरीके से बाधित हो गई। इस वजह से हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री, अब शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में एक प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किया। ठीक है, दिशा निर्देश, उसका नाम क्या है, प्रज्ञाता। इसको डिज़ाइन किसने किया, किसने बनाया इस दिशा निर्देश को, तो NCERT ने बनाया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा तैयार किया गया। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि जो 24 करोड़ स्कूली छात्र हैं उनके शिक्षण कार्य को ऑनलाइन माध्यम से जारी रखने में मदद प्रदान करना। देखिए, प्रज्ञाता जो वर्ड है उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रज्ञाता। ठीक है, P फॉर प्लान, R फॉर रिव्यू, A फॉर अरेंज, G फॉर गाइड, Y फॉर याक या टाक, A फॉर असाइन, T फॉर ट्रैक और अप्रिशिएट। ये हो गया प्रज्ञाता। ठीक है, और कोई ख़ास बात इसमें नहीं है। आगे चलें, स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव। आपको पता है कि दुनिया में जो GPS सिस्टम है वो मुख्यतः अमेरिका का GPS हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ग्लोनास है, जापान का भी अपना अलग नेविगेशन सिस्टम है। तो भारत ने भी अपना अलग नेविगेशन सिस्टम बनाया है जिसका क्या नाम है, नाविक। ठीक है, तो अभी आपके मोबाइल में आप जो यूज़ करते हैं गूगल मैप, वो GPS सिस्टम है जो कि अमेरिका का है। आप नाविक यूज़ नहीं करते, क्यों? नाविक के साथ प्रॉब्लम ये है अभी तक किसी ने भी इसके चिप ऐसा नहीं बनाया जो नाविक के डेटा को रिसीव कर सके। तो ये जो IIT मुंबई है, इसने एक स्वदेशी चिप का निर्माण किया है, उसका नाम क्या है, ध्रुव। ठीक है, जो GPS अर्थात अमेरिका का जो नेविगेशन सिस्टम है और भारत का नेविगेशन सिस्टम नाविक, दोनों के डेटा को वो रिसीव कर सकता है। इससे क्या होगा, अब हम अपने मोबाइल में नाविक का भी यूज़ कर सकेंगे GPS के साथ साथ। तो आपको याद रखना है, स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव का निर्माण किया गया किसके द्वारा, IIT मुंबई के द्वारा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है बहुत ही छोटी सी चिप है, ये नेविगेशन में ये काम आएगी। आगे चलते हैं, एलिमेंट्स ऐप। ये क्या है, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 5 जुलाई 2020 को
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के द्वारा। आप बस इतना याद रखें, एलिमेंट्स ऐप क्या है? तो एक सोशल मीडिया है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी सोशल मीडिया है, अपने देश के ही द्वारा इसे डेवलप किया गया है, बेंगलुरु स्थित सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के द्वारा। ठीक है, सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के द्वारा कई भाषाओं में उपलब्ध होगा। एक्सेलरेटेड विज्ञान योजना, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सेलरेटेड विज्ञान योजना के बारे में है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि भारत में साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए, साइंटिफिक रिसर्च को तेज किया जाए, उसकी गति को बढ़ाया जाए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं उद्देश्य है विश्वविद्यालय संस्थानों के ऐसे युवा अनुसंधानकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करना जिनकी प्रतिष्ठित शोध परिवेश तक पहुँच नहीं है, उन्हें अग्रणी संस्थानों, प्रयोगशालाओं और इन ऐसी जगहों पर कार्य करने का अवसर प्रदान करना। कहने का मतलब इसके माध्यम से यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ और जो भी हमारे तकनीकी संस्थान है वहाँ से अच्छे बच्चों को चुन करके उन्हें अवसर प्रदान करना ताकि वो रिसर्च कर सकें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इसमें कोई भी खास बात नहीं है। इसके दो प्रमुख घटक हैं, अभ्यास और यहाँ पर देख सकते हैं समूहन। ठीक है, ये बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलें। फुगाकू विश्व का द्रुततम सुपरफास्ट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 22 जून 2020 को टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट जारी की गई जो फास्टेस्ट हैं। तो इसमें जो जापान का फुगाकू है वो विश्व का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। इसकी स्पीड कितनी है? तो इसकी स्पीड है 415 पेटा फ्लॉप्स। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड किस में नापी जाती है? फ्लॉप्स में। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकंड फ्लॉप्स में सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड मापी जाती है। तो 415.53 पेटा फ्लॉप्स इसकी स्पीड है। नाम क्या है? फुगाकू। ठीक है, अभी तक कौन था? अभी तक था समिट था अमेरिका का। ठीक, और अमेरिका का जो समिट है वो सेकंड पोजीशन पे आ गया। अब इसमें भारत के कितने हैं? तो भारत के 2 सुपर कंप्यूटर हैं, इसको हम पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, प्रत्युष और मिहिर। प्रत्युष और मिहिर, इन दोनों की स्पीड कितनी है? अच्छा, पहले रैंकिंग देख लें। तो मिहिर को 119वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, मिहिर 119वां स्थान इसको मिला, और जबकि जो प्रत्युष है उसे 66वां स्थान प्राप्त हुआ। प्रत्युष को 66वां और मिहिर को 119वां स्थान प्राप्त हुआ। थोड़ा सा इनके बारे में और देख लें आप। ये यहाँ पर देखें, ये समिट है जो अमेरिका का अभी तक सुपरफास्ट कंप्यूटर था, सबसे दुनिया में सबसे तेज। इसके बाद यहाँ पर आप देखें ये है फुगाकू। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर कोई एक लैपटॉप की तरह कंप्यूटर नहीं होता, इसमें बहुत सारे सीरीज़ में कंप्यूटर्स लगे होते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं, तब जाकर के ये बहुत तेज़ी से गणना कर पाते हैं। और ये है हमारे देश का प्रत्युष। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर ले प्रत्युष और मिहिर के बारे में। प्रत्युष की जो स्पीड है वो कितनी है? 4 पेटा फ्लॉप्स है। ठीक है, प्रत्युष की स्पीड 4 पेटा फ्लॉप्स, और ये कहाँ पर है? IITM पुणे में रखा गया है। और जो यहाँ पर देखें मिहिर है, मिहिर की स्पीड कितनी है? 2.8 है। अर्थात प्रत्युष और मिहिर दोनों को मिलाकर के टोटल स्पीड कितनी हो जाती है? 6.8 पेटा फ्लॉप्स हो जाती है। और जो मिहिर है वो कहाँ पर रखा है? नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग। ये कहाँ पर है? नोएडा में। और ये जो आपने देखा प्रत्युष है वो कहाँ पर रखा है? तो इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, उसको आप देख लीजिए। देखिए, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में इसको रखा गया है प्रत्युष को, और मिहिर को रखा गया है राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ICONSAT के बारे में 2020 के बारे में है। तो ये क्या है? देख सकते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर आप पढ़ेंगे? पेपर 3 मेंस का टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें नैनो स्तर पे चीज़ों को डेवलप किया जाता है। इसका आयोजन कोलकाता के SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस द्वारा बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में किया गया। कहाँ पर? बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित नैनो मिशन के तत्वाधान में भारत में द्विवार्षिक आधार पर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की एक कड़ी है। ठीक है, उसी कड़ी में इसका आयोजन किया गया है। इसमें 5 M हैं, कोई ज़रूरी नहीं है याद करना। अब इस चीज़ को याद रख सकते हैं आप,
कि सम्मेलन में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टायम कहाँ पर, केरला में, इसके कुलपति प्रोफेसर साबू थॉमस को नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसंधान पुरस्कार नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए किसको मिला? प्रोफेसर साबू थॉमस को। आगे चलते हैं विज्ञान ज्योति योजना के बारे में। 28 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अच्छा हाँ, अब आपको बताना है कि 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है। ठीक है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? 28 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक समानता को दूर करने के लिए 3 परियोजनाओं की घोषणा किया। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? लैंगिक सुधार के लिए संस्थाओं का रूपांतरण, विज्ञान ज्योति योजना, महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित पोर्टल। देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में आखिर इतनी लैंगिक असमानता क्यों है? देखिए, आप खुद देखिए, समझिए कि कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाती हैं या फिर वो बीएससी करती हैं, साइंस के क्षेत्र में आगे जाती हैं। अगर किसी ने बीएससी कर भी लिया तो कितनी एमएससी करती हैं और आगे जा कर के रिसर्च करती हैं। तो यहाँ पर आप जो लिंगानुपात देखेंगे एक तरीके से वो बहुत ही कम है। लड़कियां बहुत कम साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो ये जो असंतुलन है, लैंगिक असमानता है, इसको दूर करने के लिए विज्ञान ज्योति योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या होगा? इसमें 550 जिलों की 100 छात्राओं का चयन किया जाएगा 2020 से 25 की अवधि में। ठीक है, छात्रों का चयन किस आधार पे होगा? हाई स्कूल के परसेंटेज के आधार पे होगा। इससे क्या होगा? जो जिनका चयन होगा उन्हें IITs, NITs, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अन्य प्रमुख संस्थानों में जो विज्ञान शिविर का आयोजन होता है उसमें उन्हें भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कब आयोजन किया गया? 3 से 7 जनवरी 2020 को यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। अच्छा, 106वीं का आयोजन कहाँ किया गया था? 106वीं का लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में किया गया था, क्योंकि यूपीपीसीएस ने 2019 में जो रैंकिंग पूछी थी वो 2 साल पहले की रैंकिंग पूछी थी। ठीक है, तो आपको जो भी रैंक है या फिर कोई सम्मेलन है तो उसके 1 साल पहले का भी सम्मेलन कहाँ हुआ था उसे भी याद रखना चाहिए। तो 106वीं कहाँ हुई थी? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में। और 7वीं कहाँ पर हुई? बेंगलुरु में, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस। इस बार की थीम क्या रही है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। कहने का मतलब इस बार रूरल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रोफेसर KS रंगप्पा के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। इसमें 2 नोबेल पुरस्कार विजेता जर्मन भौतिक विज्ञानी स्टीफन हेल और इजराइल की वैज्ञानिक एडा ई यूनथ, इन्होंने भी इस कांग्रेस में भाग लिया था। ठीक है, इसी के साथ ही 5-6 जनवरी 2020 के मध्य 9वीं महिला विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया केरल में, तिरुवनंतपुरम केरल में इसका आयोजन किया गया दिसंबर 2019। 27 से 31 दिसंबर 2019 के मध्य इसका आयोजन केरल में किया गया। और इसका थीम क्या रहा? स्वच्छ, हरित और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर ए क्लीन, ग्रीन एंड हेल्दी नेशन। चलिए आगे चलते हैं। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र में किया जाएगा। 106, 107वीं, 108वीं। 106 LPU में हुआ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। 107वीं एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। और यहाँ पर जो 108वीं होगी वो पुणे में होगी, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र में। और इसका थीम क्या होगा जो 108वीं है? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लिंकेज कैसे है, यहीं पर आपको अंतर्वैश्विक जो दृष्टिकोण है वो देखने को मिल रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जोड़ा जा रहा है सतत विकास के साथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जोड़ा जा रहा है महिला सशक्तिकरण के साथ। और महिला सशक्तिकरण आपका टॉपिक है सोशल जस्टिस का, इंडियन सोसाइटी का। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 3rd पेपर है। कैसे ये 3rd पेपर और सतत विकास आप पढ़ेंगे 2nd पेपर में भी, और इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं, कई जगह पर इसका अध्ययन हम करते हैं। तो कैसे 3rd पेपर, 2nd, 1st सभी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना के द्वारा, 108वीं की। ठीक है, आगे चलें। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC 141b, भारत ने HCFC का प्रयोग पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। HCFC एक ऐसी गैस है जो
ओजोन डिप्लेशन में मददगार होती है, ओजोन क्षय में मददगार होती है। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं कि ओजोन क्या है, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन होल क्या होता है। ओजोन आपको पता है कि जो हमारा क्षोभ मंडल है और समताप मंडल दोनों जगहों पर ओजोन पाई जाती है, लेकिन जो क्षोभ मंडल में ओजोन है वो प्रदूषण का काम करती है, प्रदूषक का काम करती है, और जो समताप मंडल में ओजोन है वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करने का काम करती है और सभी पृथ्वी पर इकोसिस्टम को बनाए रखने में भूमिका निभाती है। अगर ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये पृथ्वी पर आएँ तो मानव में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, स्किन उनकी बर्न हो सकती है, ठीक है, जेनेटिक चेंजेस हो सकते हैं। तो ये समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज को रोक करके काफ़ी मदद करती है। अब यहाँ पर इसकी खोज कब हुई थी आप बात करें, जोसेफ फरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण टीम ने 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की अल्पता का प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण प्रस्तुत किया। कहने का मतलब इन्होंने ही पहली बार देखा कि ओजोन की जो लेयर है अंटार्कटिका के ऊपर वो कमज़ोर हो गई है, उसकी लेयर में जो जितनी लेयर होनी चाहिए उतनी लेयर नहीं है। ठीक है, इसी को कहा जाता है ओजोन होल। ठीक है, ओजोन होल का मतलब ये नहीं हुआ कि वहाँ पर छेद हो गया, कभी गैस में कोई छेद नहीं हो सकता, उसकी लेयर वहाँ पर पतली हो सकती है। ठीक है, चलिए अब देखें इसका मापन कैसे करते हैं ओजोन का। तो आप जानते हैं कि ओजोन को हम डॉप्शन यूनिट में व्यक्त करते हैं। एक डॉप्शन यूनिट की कितनी मोटाई होती है, 0.01 mm की होती है। ठीक है, एक डॉप्शन यूनिट का मतलब 0.01 mm। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर, इसके द्वारा ओजोन का मापन करते हैं, फिल्टर ओजोन मीटर और टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। 3 मानक हैं, इनके आधार पर हम ओजोन का मापन करते हैं। ठीक है, ये है ओजोन होल, अर्थात इस एरिया में ओजोन का जो सांद्रण है, कंसंट्रेशन है, वो क्या हो गया, कम हो गया। देखिए अब हम बात करते हैं कि ओजोन डिप्लेशन का मतलब क्या है। ओजोन होल कोई टेक्निकली कोई होल यहाँ पर नहीं है। जब क्या होता है, जब वायुमंडल में ओजोन का औसत सांद्रण 220 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, ओजोन होल। नॉर्मली कितना है पूरा ओजोन, 300 डॉप्सन यूनिट है। कहने का मतलब जो ओजोन की मोटाई है वो कितनी है, 3 mm है, क्योंकि 0.01 mm होता है एक डॉप्सन यूनिट में, तो 300 डॉप्सन यूनिट में 3 mm हो जाएगा। तो अगर कहीं पर कंसंट्रेशन ओजोन का 220 डॉप्सन यूनिट से कम हो गया तो उसे कहा जाता है ओजोन होल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो ओजोन विघटनकारी हैं, अर्थात ओजोन को क्षति पहुँचाते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जहाँ पर भी क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, ये वो गैसें हैं जो ओजोन डिप्लीशन में मददगार होती हैं, ओजोन को क्षय पहुँचाती हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन दोनों गैसों को फेरॉन्स कहा जाता है। ठीक है, ये AC, फ्रीज इन जगहों पर यूज़ की जाती हैं गैस के रूप में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC, इनको क्या कहा जाता है, फेरॉन्स। फेरॉन एक ब्रांड नेम है। इसके बाद हेलोन्स, हेलोन्स में क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोक्लोरोमीथेन। और इसके अलावा नॉक्स, नॉक्स में क्या क्या आता है, NO और NO2। ठीक है, ये हो गई नॉक्स। तो ये वो गैसें हैं जो ओजोन विघटनकारी पदार्थों की, अर्थात ओजोन को क्षति पहुंचाते हैं। आपका इन्वायरमेंट का टॉपिक है, उससे रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया। आगे चलें, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान के बारे में है। 17 दिसंबर 2019 को केंद्रीय संचार मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान की शुरुआत की गई। यहाँ जो शुरुआत है राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 का ही एक हिस्सा है। उद्देश्य क्या है कि 2022 तक सभी गांवों को ब्रॉडबैंड हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, और इसमें 50 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी और सभी गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। स्पाई का मतलब क्या होता है, जासूस। ठीक है, तो इसी तरीके से एक सॉफ्टवेयर है जो जासूसी करता था और इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया, NSO ग्रुप। ये एक इजरायली कंपनी है। ये काफ़ी चर्चा में था क्योंकि भारत में भी कई लोगों के फ़ोन्स में इस ऐप को इंस्टॉल कर दिया गया था। बस एक मैसेज अगर किसी ने भेज दिया पेगासस से संबंधित तो उस ऐप की सारी जानकारी इस ऐप के डेवलपर के पास पहुंच जाती है। ठीक है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं स्पाईवेयर जो गुप्त रूप से हमारे मेमोरी स्टोरेज से डेटा निकाल करके दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। हालांकि जब आप मोबाइल से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से तो वहाँ पर आपके मोबाइल में एक्सेस वो मांगता है। जब आप एक्सेस दे देते हैं, किन किन चीज़ों का एक्सेस, आपकी कॉल लॉग्स का, कॉन्टैक्ट का,
ठीक है, आपकी मीडिया फाइल्स का। और जैसे ही आप उस ऐप को आप इंस्टॉल करते हैं तो सारा आपके मोबाइल में जो भी डेटा है वो ऐप डेवलप करने के पास पहुंच, जो जिस व्यक्ति ने उस ऐप को डेवलप किया है उसके पास सारा डेटा आपका पहुंच जाता है। तो एक तरीके से वो भी जासूसी ही है, लेकिन वहाँ पर उसने आपसे पूछ लिया कि क्या आप एक्सेस देना चाहते हैं या नहीं। तो वहाँ
ठीक है। तो और इसी समय 11 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री ने मथुरा में ही राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की भी शुरुआत किया। मथुरा से ही दोनों कार्यक्रम की शुरुआत होती है, ताकि इससे कृत्रिम गर्भाधान से क्या होगा, जो उच्च नस्ल की अच्छी क्वालिटी की जो जानवर हैं उनकी उत्पत्ति में मदद मिल सके। तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही है। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको पसंद आई और बहुत ही जल्दी इस मैगज़ीन को हम कवर कर लेंगे। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।